जिसको आपने पिछले दिनों में डिजिटल मीडिया पर देखा, जिस तरह की बेइंसाफी नवदीप कौर के साथ की गई, वो मानवता को शर्मसार करने वाली है, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, वो इस देश के संविधान के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को हर देशवासी अपने जीवन में धर्म की तरह पूजता है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। लेकिन आज जिस तरह से नवदीप कौर के साथ हरियाणा की पुलिस ने, सरकार ने जाति की, उसने उस संविधान की मर्यादाओं को भी तार तार किया है। एक बेटी के साथ नाजायज मुकदमे दर्ज करने, 307 जैसी धाराएं लगानी, डकैती, एक्सटॉर्शन, और फिर जब इसको ये कहा गया कि ये सारे डॉक्यूमेंट पे तुम साइन करो, ब्लैंक कागजों पे जब करने से मना किया तो पीटा गया। 3 पुलिस वाले पैर रखकर खड़े होते हो एक बेटी के ऊपर, उसका सांस आना भी बंद हो जाए। ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे सबके सिर झुकने को मजबूर हैं। हम शर्मसार हुए हैं कि ऐसे लोग आज भी इस देश में, इस धरती पर हैं, जिनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है और जो हैवानियत की तरह इन बच्चियों को ट्रीट कर रहे हैं। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ खड़ी है। हमने पहले दिन से, जब ये 26 जनवरी का वाकया हुआ और जिस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश की गई, 12 जनवरी को नवदीप कौर को नाजायज केसों में अरेस्ट किया गया और इनके साथी जो थे वो तो प्रोटेस्ट का भी हिस्सा नहीं थे, शिव कुमार, और जिस तरह से टॉर्चर किया गया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने सभी लोगों को यह विश्वास दिलाया, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ेंगे नहीं, लड़ाई जीतने के लिए लड़ेंगे। हमें बहुत बेइज्जत किया गया टीवियों पे बुलाकर, यहां तक कहा गया कि तुम देशद्रोहियों का साथ दे रहे हो। हमने बड़े फक्र से कहा हमारे परिवार देशद्रोही नहीं है। हमें बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका मकसद हमारे आंदोलन को कमजोर करना और हमें बदनाम करना है। हम अपने परिवारों के साथ खड़े हैं। नवदीप कौर के लिए भी बहुत कुछ बोला गया, किसी ने नक्सलाइट कहा, किसी ने अल्ट्रा नक्सलाइट कहा, गांव से भी किसी तरीके के बयानबाजियां दिलवाई गई, पुलिस द्वारा ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए गए जिनका कोई तथ्य ही नहीं था, औचित्य ही नहीं था इस केस के साथ, और कोशिश की गई हम हर तरह बदनाम करें। जब हमारे वकील सरदार हरिंदर सिंह जी बैन साहब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जाके हमारी बहन से मिले और उन्होंने मुझे सारे वाकया में बताया, हमने उसी दिन ये तय किया हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। मैंने इनकी बहन, हमारी बेटी राजवीर से बात की कि बेटा हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, आप हमारा बिल्कुल, उन्होंने कहा अंकल आप लड़ो, हम साथ हैं। हमें इस बात की खुशी है कि ऐसे ऐसे लोग जो देश की प्रसिद्ध हस्तियां हैं, आर एस चीमा जैसे लोग, उन लोगों ने प्रो बोनो बिना किसी फीस लिए इस लड़ाई को लड़ा। और खाली नवदीप की नहीं, मैं चीमा साहब को जहां बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, दिल्ली में भी जितनी हम बेल करा रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम उनसे वेटिंग के लिए भेजी, राय लेने के लिए भेजी, हमारे वकील वहां गए, उन्होंने कहा मुझे दिल्ली भी आना पड़ेगा तो मैं दिल्ली भी आके आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये देश की लड़ाई है, ये देश को दबे और कुचले लोगों को जो दबाने और कुचलने के लिए लड़ रहे हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है। ये किसान मजदूर की लड़ाई है, ये उन बेटियों की लड़ाई है जिनको आज भी कमजोर समझा जाता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया नवदीप कौर के लिए, क्योंकि हम गुरु के सिख हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, राजों की जननी, उसको बुरा भला कहा गया। और हमें इस बात की शर्म है, हमें इस बात का गुस्सा भी है, अफसोस भी है और दुख भी है कि किसी और में नहीं बल्कि वर्दी के अंदर जो पुलिस थी उसने सब कुछ किया। हम इस केस को, मैं उन पुलिस वालों को आज ये बात कहना चाहता हूं, तुम अपने दिन गिनने शुरू करो। कल परसों नवदीप कौर की जमानत हुई, तुम अपने दिन ऐसे गिनने शुरू करो, 1 दिन निकल गया, 2 निकल गए, 3 निकल गए, ऐसे गिनने शुरू करो। और जब ये दिन गिनो तो सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और ये लोगों का दिमाग में नाम याद रखना। 35 साल बाद हम जेल में छोड़ के आए हैं। जब तुम ये दिन गिनने शुरू करो तो मुखर्जी नगर वाले उन पुलिस वालों का भी नाम
और पता और मिलकर आ जाना, ताकि तुम्हें यह पता हो कि जो तुमने हमारी बेटी बहन के साथ किया है, अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है, तुम्हें इस बात का एहसास हो। तुम सुन रहे हो, जितना भी तुम जोर लगा सको लगाना, तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे, तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कराएंगे। अगर किसी ने ऐसी जुर्त की हमारी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, हम चुप नहीं रहने वाले, हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। और नवदीप कौर को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, बेटा, ये गुरु नानक देव पातशाह जी के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी का बहुत पवित्र चरण छूह स्थान है। इस स्थान से जब जब भी हमने अरदास करके को काम शुरू किया है, गुरु साहब ने हर सूरत में हमें उसमें जीत बख्शी है। और इस काम में भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के कृपा के कारण ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को और हमारी बेटी नवदीप को इतनी बड़ी जीत प्राप्त हुई है। गुरु साहब हमेशा तुम्हारे सहाय हैं। और मैं आज इस बात को कहते हुए भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आने वाले दिनों में, मैंने करनाल जेल के बाहर भी ये बात कही थी, आज फिर से दोहराता हूं, आने वाले दिनों में हमारी बेटी नवदीप हमारे स्टेट की पंचायत और इस देश की पंचायत जहां पे आज बैठी है, इसके सामने जो पार्लियामेंट है, आने वाले दिनों में वहां खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करेगी। वो दिन और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग नवदीप आपको जाति शोधक शब्दों से बुला रहे थे, वो दिन दूर नहीं है जब वो आपको मैडम भी कहेंगे और सलूट भी करेंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा है, उसकी ताकत है, उसकी लाठी लगती है तब आवाज नहीं आती। वो दिन दूर नहीं है। किसानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इसके बाद नवदीप कौर गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस पवित्र स्थान पे गुरुद्वारा साहब नतमस्तक होने जाएंगी, वहां भी इनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं चाहूंगा आप जरूर कि नवदीप जी भी आपसे दो बातें रूबरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। नहीं, कोई आवाज मतलब आज मैं बाहर आई हूँ तो इसमें सिर्फ थोड़े लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जमिंदर सिंह सिरसा जी जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा, जो RS चीमा जी, हरिंदर सिंह बैंस जी हैं, हरमीत सिंह है जी हैं, मतलब इन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। और देश की जो जनता है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, और बाहर के भी लोगों ने, बाहर के देशों के जितने भी लोग हैं बाहर, जिन्होंने जाना कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्हीं की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। इतनी जनता की सपोर्ट की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। वरना जो मेरे पे केस लगाए गए थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी जेल में चली जाती। मैंने अपनी मम्मी से सीखा, या मैंने और भी बहुत से लोगों से सीखा। तो बचपन से ही जैसे मम्मी जाते थे धरना प्रदर्शनों पे या कहीं पे भी, तो हम लोग उनके साथ जाना, धरने पे जाके गीत गाना या नारे वारे लगाना, तब मैं बात बहुत कम करती थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो फिर हमारे गंदड़ में भी एक कांड हुआ था, रेप केस हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोग बहुत लड़ाई लड़े थे। मेरी मम्मी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो उनको देखते हुए हम लोग सीखे कि कहीं पे भी जाओ, आपको कुछ भी करना पड़े, बिना लड़े में कुछ भी नहीं मिलता है। आप देखो, एक बच्चा भी जब रोता है तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। लेकिन जो आज का समाज है, आज का टाइम है, उसमें अगर आप चुप रहते हो तो आपको दबा दिया जाता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं तो हमें कुछ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान बोलता है उसको दबाने के लिए अलग अलग तरीके के FIR वगैरह दर्ज की जाती है। उनको आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है, नक्सलवादी बोला जाता है, या अलग अलग तरीके देशद्रोही कह के उनको जेलों में डाला जाता है। तो अभी भी सिर्फ मैं नहीं, बहुत ही किसान, बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनको भी उन्होंने जेलों में डाला। लेकिन हम लोग उनकी सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं। शिव कुमार जैसे लोग हैं, उन सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो आज देश की जो जनता है उन सबको ये सोचना चाहिए कि जो बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि आज महिलाओं की दुर्दशा इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग अगर जाते हैं थाने में न्याय के लिए तो वहाँ पे महिलाओं के साथ रेप होता है। वहाँ पे महिला कांस्टेबल साइड पे खड़ी कर दी जाती है और जेंट्स पुलिस द्वारा महिलाओं को पीटा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पर मारा जाता है। जब मैं जेल में गई तो मैंने उस दिन बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कुंडली थाने में। तो जेल की जो औरतें ने मुझे बताया कि ये तो आम बात है, आपको सिर्फ मारा पीटा गया, आपको प्राइवेट पार्ट पे मारा, ये तो बहुत छोटी सी बात है।
हमारे साथ तो बहुत रेप भी हुआ है, बहुत सारी महिलाओं के साथ में मिली। उनका कुंडली थाने में एक महिला थी, जिसका 15 दिन रेप हुआ, जो बटाना रेप केस है। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी भी मैंने आवाज उठाई। हम लोग गए थे, जो 12 पुलिस वालों ने एक नाबालिग बच्ची के, दलित लड़की के साथ 12 पुलिस वालों ने रेप किया। तो ये सोनीपत की बात है। आज जो हमारी पुलिस है, उसका जो आज हम लोग देख पा रहे हैं कि उसका जो चरित्र है वो कैसा है। आज की हमारी जो पुलिस ऐसी है कि वो इतनी छोटी है कि वो अमीर लोगों की जेब में फिट हो जाती है। तो हम लोगों को दिख रहा है अच्छे से कि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो मेहनत कश तबका है, उसको दबाया जा रहा है। तो जितनी भी देश की जनता है, जितना भी अच्छा मीडिया है, हम लोग उनको यही बोलना चाहते हैं कि भाई जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। क्योंकि जब मैं जेल में चली गई थी तो मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि मेरे पे आरोप लगाए गए कि ये लड़की तो हिंसा भड़काने की वजह से मतलब जबरन वसूली करवाई इसने और पुलिस मुलाजिमों पे हाथापाई की। लेकिन कभी भी देखिए, एक बात के सिर्फ एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं। जो पुलिस वालों ने हमारे ऊपर हाथ उठाया, डंडे लाठियां बरसाई, मुझे गले से पकड़ के, बालों से पकड़ के घसीटा और महिलाओं पे लाठीचार्ज किया, जेंट्स से वो लाठीचार्ज किया, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन जो उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर हाथापाई की है, वो जरूर दिखाया गया है। तो वो उन लोगों के लिए तो मैं इतना काम की थी, दिन रात मैंने काम किया था, अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। तो उन लोगों को ऐसा लगा था कि ये दीदी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अगर उनको कुछ कर रहे हैं तो उन लोगों ने भी आगे से हाथापाई की है। हम लोग ये मना ही नहीं कर रहे कि हाथापाई नहीं हुई, हुई है हाथापाई, लेकिन वो बाद में हुई है। लेकिन उसके बाद मुझे पकड़ लिया जाता है। कोई लेडीज पुलिस उनके साथ में नहीं थी, सिर्फ जेंट्स पुलिस उनके साथ में थी। और 4-5 पुलिस वाले मुझे खींच के लेके जाते हैं और गाड़ी से डालने के से पहले मैंने हाथापाई करनी शुरू की कि मुझे छोड़ा जाए। लेकिन जब मैं नीचे गिर जाती हूँ, मुझे लातों से मारा जाता है, जितनी कोशिश की उन्होंने मारा। लेकिन दोबारा से फिर उसे गाड़ी में डाल के एक सुनसान एरिया में ले जाके खड़ा कर दी जाती है, गाड़ी कुंडली एरिया में। तो फिर वहाँ पे जाके खड़ी करके गाड़ी पूरी खोल दी गई और जो भी मार सकता था उसने मारा। जैसे वर्दी किसी के पहनी थी, किसी के नहीं पहनी थी, और लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी। उन्होंने जिस तरीके से मारना, बहुत बुरे तरीके से मारा। एक ने मेरे बाल पकड़े, दूसरा मारना शुरू कर रहा था, तो बहुत बुरे तरीके से मारा। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर मारेंगे तो बाहर न्यूज़ जाएगी, पता चल जाएगा, तो हमारे ऊपर बात आएगी। तो फिर कुंडली थाने में ले जाया गया। तो वहाँ पर एक 10 नंबर कमरा था, वहाँ पे अंदर लेके जाके पुलिस वालों ने ये बोला कि इसको पानी पी पी के पीटना है। हम लोग बताएंगे कि दलित लोग कैसे अपना जो सर झुका हुआ उठा के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हमारे खिलाफ भड़काएंगे। तो उन लोगों ने एसएचओ ने खुद वहाँ पे खड़े होके मुझे पिटवाया। और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी लात मारी और मतलब मेरे बालों से पकड़े घसीटते हुए मेरे सर भी मारा गया दीवार के साथ और ऊपर चढ़ के मेरे मारा गया। मैं साइन नहीं कर रही थी तो मुझे मारते रहे तब तक, और 3-4 घंटे के लगातार मुझे मारा गया। तब क्या हुआ कि जब मुझे मार रहे थे तो बहुत सारे लोग रिहाई के लिए कुंडली थाने का घेराव करने लगे कि नवदीप कौर को रिहा किया जाए। तो लाठीचार्ज करके उनको पीछे कर दिया जाता है। तुरंत मुझे छोटी गाड़ी में डाल के खेतों के जरिए, क्योंकि कुंडली से बालगढ़ तक तो किसान आंदोलन चल रहा है, तो रोड पूरा जाम है। तो उन्होंने पीछे से ले जाके कुंडली एरिया में से गाड़ी निकाल के खेतों के जरिए मुझे सोनीपत थाने में लेके जाया गया। और वहाँ पे एक अंधेरे कमरे में मेरे ऊपर तीन पुलिस वाले बैठ जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती बोला जाता है कि साइन करो। और मेरी बिल्कुल सांस भी आना बंद हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं मर जाऊंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और प्लेन कागज़ मेरे सामने रखे गए और बहुत सारे कागज़ सामने रखे गए, मुझे साइन करवाए गए। साइन करवाने के बाद मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे मारा गया था। फिर मुझे इतना भी नहीं पता था कि कौन कोर्ट में, क्योंकि मैं पहले कभी जेल में नहीं गई, मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे फिर रात के टाइम पे 9-10 बजे के करीब काफ़ी टाइम मुझे सड़क पे खड़ा कर दिया गया। फिर जज के सामने पेश किया गया। मुझे नहीं पता था कि वो जज हैं। एक उनका घर था जो रात के टाइम में मुझे लेके गए। मुझे सिर्फ यही सवाल पूछा गया कि आपने गलत किया, आप बहुत गलत किए, आपने पुलिस मुलाजिम में हाथ उठाया। मैंने बोला भी ऐसा नहीं है। फिर मुझे वापस गाड़ी में डालकर मुझे करनाल जेल में 12 बजे छोड़ दिया गया। फिर जेल में भी मतलब मेरा मेडिकल कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस ने ये प्रूफ करने की कोशिश की है कि इसने खुद मना किया कि मेरा मेडिकल नहीं करवाना मुझे, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं थी। मेरी इतनी बुरी हालत की मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। 14 दिन मुझे क्वारंटीन रखा गया। जब मैं अपने घर वालों से मिली तो मैंने उनको बताया कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मेरी बहुत सारी चोटें हैं मेरे शरीर पे और मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, मुझे दवाई की ज़रूरत है। तो उन्होंने कोशिश की कि मतलब मेरा मेडिकल करवाया जाए,
लेकिन 14 दिन के बाद जाके कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद मेरा मेडिकल हुआ, लेकिन तब तक मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। लेकिन मेरे निशान थे जो बॉडी पर, वो उसका मेडिकल उसमें वो मेडिकल में आए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम गुम चोट नहीं लिख सकते, जो सर में आपके गुम चोट है वो हम लोग नहीं लिख सकते। तो जो शरीर पे निशान थे उसका जो मेडिकल हुआ है, उसके बाद मुझे जेल में मतलब बाहर की स्पोर्ट की वजह से जेल में थोड़ा बहुत ठीक रखा गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी मतलब बोला कि काफ़ी स्पोर्ट थी और काफ़ी लोगों ने बोला कि बाहर से आपकी बहुत स्पोर्ट है कि आपकी कोई गलती नहीं है। जेल प्रशासन ने मेरा अच्छा ध्यान तो रखा, लेकिन अगर मेरी बाहर से स्पोर्ट नहीं होती तो जेल में भी मेरे साथ दुर्व्यवहार होता, क्योंकि जो लड़कियां वहाँ पे थी उन्होंने बताया कि उनके साथ जेल में क्या क्या होता है। तो इसीलिए बाहर के लोगों की सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत मैं ठीक रह पाई। उसके बाद ये है कि मैं किसी से मिलना अलाउड नहीं था, और सिर्फ मैं घर वालों को बहुत मुश्किल से मिल पाई। फिर उसके बाद मैं अपने वकील से मिल पाई और 45 दिन के बाद मैं जेल से रिहा हो पाई, वो भी आम जनता की वजह से और इन लोगों की वजह से जो हमारे मेरे साथ खड़े लोग हैं, जहाहिंदर सिंह बैंस RS चीमा जी की वजह से, जहाँ महेंद्र सिंह सिरसा जी की वजह से आज हम लोग बाहर हैं, आम जनता की वजह से आज हम लोग बाहर हैं। जिन लोगों ने भी बाहर के देश में भी रहकर और दुनिया भर में से कहीं से भी आवाज़ उठाई है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज भी हम महिलाओं की दशा बहुत ख़राब है, और इस सवाल को कौन सॉल्व करेगा। और सिर्फ एक महिला नहीं, इसमें अनेक महिला होनी चाहिए, और हर वो इंसान होना चाहिए जो ये जानता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। हर उस इंसान को, हर उस महिला को आगे आना चाहिए, ताकि हमारी जो महिलाओं की दुर्दशा ना हो, दलितों की दुर्दशा ना हो, और किसानों की दुर्दशा ना हो। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो किसानों के खिलाफ काले कानून आए हैं, जो लेबर कोड लाए गए हैं, जो मजदूरों के खिलाफ काले कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाए। जब तक ये कानून रद्द नहीं होते तब तक हम लोग सिंधु बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे हम लोग बार बार जाते रहेंगे, और मैं वहीं पे रहूँगी। और मैंने यही आगे फ्यूचर में भी यही सोचा है कि जो मेरी ज़िंदगी है वैसे मेरी संघर्षशील ज़िंदगी रहे, चाहे कैसी भी ज़िंदगी रहे, मैं लोगों के लिए लड़ूंगी। क्योंकि डिग्री प्राप्त करने से मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आज के नौजवानों की जो स्थिति है वो डिग्री लेके घूमते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। तो जो मेरा आज मुझे काम सौंपा गया है, जो आज मुझे लग रहा है कि जो काम करना चाहिए, वो हमेशा करती रहूँगी। भगत सिंह ने भी ये काम किया था, और भगत सिंह के टाइम उनको आतंकवादी बोला गया था। आज चाहे कोई भी मुझे गलत बोले या कुछ भी बोले, लेकिन हम लोग आम जनता की आवाज़ ਜ਼ਰੂਰ बनते रहेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।